हेलो आरबीसी 12th बायोलॉजी के अध्याय 2 में आज हम पढ़ रहे हैं परागकण की संरचना। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये परागकण का है। ये एक अगुणित गोलाकार और एक कोशिकीय और एक केंद्रकीय संरचना, मतलब पूरी की पूरी एक कोशिका है जो अगुणित होती है। इसमें सबसे जो ये बाहर का आवरण आप देख रहे हैं, ये वाला जो बाहर का आवरण देख रहे हैं, ये बाहर वाला आवरण बाह्य चोल कहलाता है। और ये जो बाह्य चोल है, इस पर आप ये देख रहे हैं कांटों के समान या जालिका के समान जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है, इन संरचनाओं को अलंकरण कहते हैं। ध्यान रखिए, बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ का बना होता है और ये स्पोरोपोलेनिन अत्यधिक कठोर होता है और साथ ही साथ में प्रतिरोधी भी होता है। इसी कारण परागकण है, इसका ना तो भौतिक कारकों द्वारा, ना जैविक कारकों द्वारा और ना ही रासायनिक कारकों द्वारा अपघटन होता है, जिसके कारण ये बाह्य चोल है ये नष्ट नहीं होगा तो परागकण भी नष्ट नहीं होगा। और यही कारण है कि परागकण जीवाश्म की भांति परिरक्षित रहता है, मतलब जीवाश्म की भांति नष्ट नहीं होता है। अब ये जो अंदर का आवरण आप देख रहे हैं, जिसको हमने यहाँ पर ब्लू लाइन से दर्शाया है, ये अंदर का आवरण कहलाता अंतःचोल। और ये अंतःचोल पैक्टिन और सेल्यूलोज से बनी हुई वाकई में कोशिका भित्ति ही है। अंतःचोल के अंदर ये इसका परागकण का जीवद्रव्य है और ये इसका अगुणित केंद्रक है। अगर आप बाह्य चोल को वापस देखें तो इस बाह्य चोल में कहीं कहीं पर छोटे छोटे छिद्र भी पाए जाते हैं। इन छिद्रों को जनन छिद्र कहते हैं और इनकी संख्या 1 से लेकर के 3 तक होती है। और इन जनन छिद्रों से पराग नलिका बाहर निकलती है, यानी यहाँ से एक नलिकाकार संरचना बाहर निकलती है, जिसको पराग नलिका कहते हैं। और अगर पराग नलिका बाहर निकल जाए तो ये क्रिया पराग अंकुरण कहलाती है। इसका मतलब जनन छिद्र पराग अंकुरण या पराग नलिका के निकलने में सहायता करते हैं। अब ये जो बाह्य चोल है और ये जो अंतःचोल है, इसके बीच में ये जो आप खाली जगह देख रहे हैं, इस खाली स्थान में प्रोटीन भरा रहता है और यह प्रोटीन पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया में सहायता करता है। अच्छा, अगर ये प्रोटीन मानव की त्वचा के संपर्क में आ जाए, जिसके कारण मानव में पराग एलर्जी नामक रोग भी हो जाता है, जैसे पार्थेनियम, जिसको कांग्रेस घास भी कहते हैं, इसके कारण पराग एलर्जी नामक रोग उत्पन्न होता है। अब ध्यान रखिएगा, परागकण में सबसे बाहर, मतलब बाह्य चोल के ऊपर की ओर पोलन किट या परागकीट पाया जाता है। ये पोलन किट या परागकीट वाकई में एक रासायनिक पदार्थ है जो रंगीन होगा, गंधयुक्त होगा और चिपचिपा होगा और ये टेपिटम द्वारा परागकणों पर स्रावित किया जाता है। तो इस पोलन किट का कार्य देखें अपन, तो ये परागण में सहायता करता है, मतलब ये रंगीन और गंधयुक्त होता है, इस कारण कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है और ये कीटों पर चिपचिपा होने के कारण चिपक जाता है। और वही कीट जब दूसरे पुष्प पर जाकर बैठता है तो परागण क्रिया संपन्न हो जाती है। तो इसका महत्वपूर्ण काम क्या है? परागण में सहायता करना है और ये पराबैंगनी किरणों से परागकण की सुरक्षा भी करता है। तो ये पूरा अपन ने परागकण की संरचना के बारे में पढ़ा। अब अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, नर युग्मकोद्भिद, यानी अंकुरित परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। यानी जब परागकण से पराग नलिका बन जाएगी, अब उसे नर युग्मकोद्भिद कहेंगे। या इसकी एक परिभाषा और भी है कि जब परागकण में नर युग्मक का निर्माण हो जाता है, परागकण में नर युग्मक बन जाते हैं, तो उस परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो अपन देखते हैं परागकण में नर युग्मक कैसे बनता है। ये अगर डायग्राम अपन देख रहे हैं, ये इसी क्रिया को दर्शा रहे हैं। ये हमने परागकण लिया है, ये इसका केंद्रक है। तो वो सबसे पहले इस परागकण में एक रिक्तिका बन जाती है, जैसे दिख रही है अपन को, इसे केंद्रीय रिक्तिका कहते हैं। ऐसा होने से क्या होगा कि जो केंद्रक अभी आपको बीच में दिख रहा था, वो अब परिधि पर चला जाता है। अब इस केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है और अपन देखते हैं 2 केंद्रक बन जाते हैं। एक जो केंद्रक छोटा है, इसे जनन केंद्रक कहते हैं और दूसरा जो केंद्रक बड़ा है, इसे काय केंद्रक कहते हैं। अब अपन क्या देखते हैं, इस जनन केंद्र के चारों ओर कोशिका भित्ति बन गई। तो इस एक ही कोशिका में 2 कोशिकाएं बन गई। एक ही जो आपको लेंस के समान या नेत्र के समान जो छोटी कोशिका दिख रही है, ये जनन कोशिका है, और दूसरी जो बड़ी वाली कोशिका आपको दिख रही है, ये बड़ी वाली कोशिका कायिक कोशिका है।
इसका मतलब इस काय कोशिका के अंदर जनन कोशिका बन जाती है। अभी अपन देख रहे हैं जनन कोशिका एक किनारे पर पड़ी है, लेकिन फिर ये जनन कोशिका थोड़ी ऊपर की ओर आकर गोलाकार हो जाती है। यानी पहले जनन कोशिका लेंस के समान है, अब जनन कोशिका गोलाकार हो गई। इसके बाद में इस पराग कण से ये पराग नलिका बन जाती है, और पराग नलिका बनते ही ये जनन कोशिका इस पराग नलिका में आ जाती है, और यहाँ आकर जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, और इस जनन कोशिका से 2 नर युग्मक बन जाते हैं। और चूंकि विभाजन समसूत्री हुआ है, इसका ध्यान रखना, ये नर युग्मक अगुणित होते हैं। और अब ये जो पूरी संरचना है, ये संरचना नर युग्मकोद्भिद कहलाती है। अच्छा, अब ध्यान रखना, ये नर युग्मक का निर्माण है, ये अलग अलग स्थानों पर होता है, जैसे कुल्फा, जिसे पोर्टुलिका भी कहते हैं, और बंदर पाटी, जिसे होलो पैटेलिका भी कहते हैं। इसमें पराग नलिका बनने से पहले ही नर युग्मक बन जाता है, यानी पहले यहाँ पर नर युग्मक बन जाएंगे, उसके बाद पराग नलिका निकलेगी। जबकि अधिकांश पादपों में पराग नलिका में नर युग्मक का निर्माण होता है, यानी पहले पराग नलिका बनेगी, जनन कोशिका इसमें आएगी, उसके बाद नर युग्मक का निर्माण होता है। तो अपन ने यहाँ पर 2 कोशिकाएं देखी, काय कोशिका और जनन कोशिका। थोड़ा इसमें अंतर देखते हैं क्या होता है। तो अगर आकार देखें तो काय कोशिका आकार में बड़ी होती है, जनन कोशिका आकार में छोटी होती है। आकृति देखें तो काय कोशिका गोलाकार होती है, और जनन कोशिका प्रारंभ में लेंस नुमा, बाद में गोलाकार। जैसे देखो, ये प्रारंभ में लेंस के समान थी और बाद में जनन कोशिका गोलाकार हो गई। अच्छा, केंद्र कैसा होता है? तो काय कोशिका का केंद्र प्रारंभ में गोलाकार होता है, बाद में अनियमित हो जाता है। जनन कोशिका का केंद्र देखें तो प्रारंभ में अनियमित था और बाद में गोलाकार हो जाता है। अब कोशिका द्रव्य की मात्रा देखें तो काय कोशिका में ये अधिक मात्रा में होता है, जनन कोशिका में ये कम होता है। अब आरएनए और पोषक पदार्थ देखें तो काय कोशिका में ये अधिक मात्रा में होते हैं, जनन कोशिका में ये कम मात्रा में होते हैं। अब इन दोनों का कार्य देखें अपन, तो काय कोशिका पराग अंकुरण यानी पराग नलिका के निर्माण का कार्य करती है, जबकि जनन कोशिका नर युग्मक का निर्माण करने का कार्य करती है। तो अभी तक इस अध्याय में हमने पुंकेसर और उसके अंदर लघु बीजाणुधानी, फिर नर युग्मक का निर्माण, ये सब पढ़ा था। अब हम इस पाठ का अगला भाग शुरू कर रहे हैं, स्त्री केसर अंडप यानी मादा जननांग। यानी अभी तक हमने नर जननांग पढ़ा था, अब मादा जननांग शुरू करते हैं। इस स्त्री केसर या अंडप को गुरु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं, और स्त्री केसर या अंडप का समूह जायांग कहलाता है। अब अगर अंडप की संख्या केवल एक ही है पूरे पुष्प में, तो ये एक अंडपी जायांग कहलाएगा, और उस पुष्प में अंडप की संख्या 2 या उससे अधिक है तो उसे बहुअंडपी जायांग कहेंगे। अब अगर बहुअंडपी जायांग है और उसके सभी अंडप आपस में संयुक्त है, जुड़े हुए हैं, तो उसे युक्तांडपी जायांग कहेंगे। और अगर बहुअंडपी जायांग में सभी अंडप अलग अलग पड़े हैं तो उसे वियुक्तांडपी जायांग कहते हैं। ये आप स्त्री केसर का डायग्राम देख रहे हैं, जिसमें नीचे का खुला हुआ भाग है, ये भाग तो अंडा से होता है, जो बीच में पाइप के समान भाग है ये वर्तिका, और ये ऊपर का चपटा भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। इस अंडाशय के अंदर बीजांड या गुरु बीजाणुधानी पाई जाती है, और इसी बीजांड या गुरु बीजाणुधानी में मादा युग्मक का निर्माण होगा। और ये बीजांड जिस स्थान पर अंडाशय की भित्ति से, ये अंडाशय की भित्ति है, दीवार है, इससे चिपका होता है, वह स्थान बीजांड आसन कहलाता है। धन्यवाद।